दोस्तों, हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी का अध्याय 4 पढ़ रहे थे। छठी कक्षा पूरी कर ली थी, 7वीं कक्षा का चौथा अध्याय चल रहा है और चौथे अध्याय में हम मुगल काल पढ़ रहे थे। इसमें स्टार्टिंग की 4 हेडिंग पिछली 2 कक्षाओं में हमने पूरी कर ली थी। आज हम बात करेंगे इन नीचे की 3 हेडिंग पर, कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम पूरा कर लें। ठीक है, तो हमारा आज का जो पॉइंट है वो है मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, बात को शुरू करते हैं मनसबदार और जागीरदार से। पहले मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए, हेडिंग दी हुई है, ये फोटो एनसीईआरटी ने ऐड किया है और नीचे क्या लिखा है फोटो के नीचे कि अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर जा रहा है। तो मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा कि मनसबदार होते क्या थे। देखिए, मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पद, पोस्ट या कैटेगरी। ये व्यवस्था, मनसबदारी जो सिस्टम था, इसका सबसे पहले अगर अपन देखें, थोड़ा सा इतिहास देखें, तो खलीफा अब्बा सईद ने इसका सुझाव दिया था और फिर मध्य एशिया के अंदर तुर्कों और मंगोलों ने अपनी मिलिट्री सिस्टम में, आर्मी व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। और भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में इसको सबसे पहले लागू करने का जो श्रेय है वो जाता है अकबर को। अकबर ने मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार सिस्टम को लागू किया था। इस व्यवस्था में क्या था, प्रशासन का एकीकरण किया गया था। एकीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे एक अधिकारी है, आप उसको सिंपल समझिए, एक अधिकारी है। अब यूं सोचिए कि देखो, एक सेनापति, एक प्रशासनिक अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, 2 अलग व्यक्ति हो गए। अब दोनों को सैलरी देनी पड़ती है और एक जैसे कोई टैक्स वसूलने का एक और अधिकारी, 3 जैसे अधिकारी मान लिए, तीनों को सैलरी देनी पड़ती है। अब हर वक्त तीनों का काम तो रहता नहीं है, सैन्य वाले का हर दिन थोड़ी काम रहता है, कभी एक का काम पड़ता है, कभी एक का काम नहीं पड़ता है। अकबर ने क्या व्यवस्था की कि एक ही व्यक्ति को तीनों पद दे दिए। जब युद्ध होगा तो वो व्यक्ति सेना में जाएगा लड़ने के लिए, शांति काल होगा तब वो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये था कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम व्यक्ति अधिकतम शासन चलाएंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू का जो एक बोझ होता है वो नहीं आएगा और साथ ही गवर्नमेंट जो है वो आसानी से संचालित की जा सकेगी। ये मनसबदारी व्यवस्था थी। तो एक व्यक्ति कई सारे पदों को सुशोभित करता था। जैसे युद्ध होगा, सारे मनसबदार लड़ने जाएंगे। युद्ध नहीं है, शांति काल चल रहा है, तो उस समय वो प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। कुछ मनसबदार युद्ध में गए हैं तो पीछे कुछ शांति वो प्रशासन देखते हैं। तो ये सिस्टम चलता था इसमें। तो इसमें राजा और न्यायाधीश, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी को मनसबदार बना दिया गया। 2 लोग बाहर थे, बाकी सारे मनसबदार थे। जितने भी राज्य के मुगलों के अधिकारी थे मनसबदार कहलाते थे। सैन्य अधिकारी हो, चाहे आपके रेवेन्यू के अधिकारी हो, सारे मनसबदार थे। हर मनसबदार के पास में सेना रहती थी। हर मनसबदार का एक निर्धारित वेतन था। वेतन वसूलने के लिए उसको एक जागीर दे दी जाती थी और मनसबदार की नियुक्ति की सिफारिश मीर बख्शी करता था। और ये सारा का सारा सौल अधिकार जो था वो सम्राट के पास में था, बादशाह के पास में था। तो मनसबदार का प्रमोशन भी होता था। मनसबदार के ग्रेड तय थे। कोई उच्च मनसबदार था, कोई निम्न मनसबदार थे। ग्रेडिंग पूरी सेट कर रखी थी, जिसे जात कहते थे। कोई 500 का मनसबदार था तो 500 की जात थी, कोई 1000 का था, कोई 5000 का था। दारा सिक्कों के पास में 60,000 का मनसब था। तो मनसबदार की ग्रेडिंग तय करी थी। ठीक है, अकबर के काल में 5000 से ऊपर 29 मनसबदार थे। इनकी संख्या औरंगजेब के काल तक आते आते बढ़ के तकरीबन 79 के आसपास हो गई थी। तो मनसबदार का
ग्रिड तय था, जात तय थी। जात के अकॉर्डिंग उसके पास में सवार होते थे। सवार का मतलब था कि उसके पास में घोड़े और सैनिक कितने रहेंगे, ये फिक्स था। जिसका उच्च जात था तो उसके पास में घोड़े और सैनिकों की संख्या अधिक होती थी। जो निम्न जात का होता था उसके पास में घोड़े और सैनिक थोड़े कम होते थे। तो मनसबदार के पास में सैनिक उत्तरदायित्व भी थे। हर मनसबदार का अपना एक जात होता था। हर मनसबदार के पास में जात के अकॉर्डिंग ही सवार तय किए जाते थे, और हर मनसबदार के पास में जिस मात्रा में सवार होते थे उस मात्रा में उसको है वो वेतन तय किया जाता था, और जिस मात्रा में वेतन तय किया जाता था उस मात्रा में उसको जागीर का आवंटन किया जाता था, और जागीर से वो राजस्व वसूल करके अपना और अपने सवारों के वेतन का जिम्मेदारी निर्वहन करता था। और जैसे ही युद्ध होता था वो मनसबदार उस क्षेत्र में भेज दिया जाता था। कोई बड़ा युद्ध है, बड़े मनसबदार भेजे जाते थे। छोटा सा विद्रोह हुआ है, छोटे मनसबदार भेजे जाते थे। और ये मनसबदार युद्ध में सेवा करते थे, लड़ते थे। और जब युद्ध की स्थितियां नहीं होती थी उस समय ये मनसबदार मुगल काल के प्रशासन का संचालन करते थे। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा प्रशासन का एकीकरण किया गया था, जिसको हम मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। अब इन मनसबदारों को जमीनें आवंटित की गई थी वेतन के तौर पे, इसलिए समटाइम हम इनको एक प्रकार से लोकल लेवल पे जागीरदार भी कहते हैं, क्योंकि मनसबदार की जो वेतन थी वो जागीर के रूप में दी जाती थी। ठीक है, इसलिए इनको है वो गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में इनको जनरली जागीरदार बोला जाता था। इनमें और इक्तादार में फर्क होता था। इक्ता सल्तनत कालीन व्यवस्था थी। इक्तादार में क्या होता था, इक्तादार के अंदर जो इक्तेदार होता था वो वहीं पे रहता था, अपनी जागीर में रहता था, वहाँ प्रशासन का कार्य भी करता था, वहाँ राजस्व एकत्रीकरण का कार्य भी करता था। लेकिन मनसबदार इनसे अलग था। कैसे? मनसबदार अपनी जागीर में रहता नहीं था, वो देश के किसी अन्य भागों में सेवा कर रहा होता था। दूसरा, मनसबदार वहां पे अपनी जागीर के अंदर प्रशासनिक कार्य नहीं करता था। अपनी जागीर में उसके पास केवल एक ही अधिकार था, वो था रेवेन्यू कलेक्ट करना। और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने अपने वहां कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। वो कर्मचारी वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके अपने मनसबदार तक पहुंचा देंगे। इतना सा ही काम था। और मनसबदारी गई, साथ में जागीर भी गई। इक्तादार के पास में अधिक पावर होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर होते थे उनके पास में, वो थोड़ी व्यवस्था अलग थी। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल प्रशासन का एक मुख्य आधार बन चुकी थी। स्टार्टिंग में अकबर के टाइम में मनसबदारों को उतनी जागीर दे दी जाती थी जितनी इनको वेतन की आवश्यकता होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब के काल तक दिक्कतें आई। दिक्कतें क्या आई? औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अभियान शुरू किए, जिससे उनको अधिक संख्या में मनसबदारों की आवश्यकता पड़ी। और मनसबदारों की संख्या जब अधिक हो गई तो उनको वेतन स्वरूप जागीर देने के लिए लंबी वेटिंग हो गई। जागीरें समय पे मिलती नहीं थी, और मिलती तो भी कम जागीर मिलती थी, उसमें उसका वेतन पूरा नहीं हो पाता था। और जागीर वो दी जाती थी जो खालसा भूमि होती थी। खालसा भूमि वो भूमि थी जो राजा के सीधे अंडर में आती थी, और खालसा भूमि का रेवेन्यू मुगल दरबार में जाता था। तो खालसा भूमि जागीरों के रूप में आवंटन कर दी तो मुगल दरबार में राजस्व संकट आ गया, और मनसबदारों के वेतन भी पूरे नहीं मिलने लगे। तो किसानों के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, जिससे किसानों की हालत और पतली हो गई, और इस तरह से विद्रोह शुरू हो गए, जागीरदारी संकट आ गया। और इसी जागीरदारी संकट का परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में हम देखते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था आरंभिक काल में बड़ी शानदार थी, मगर धीरे धीरे दिक्कत क्या आई कि अकबर के काल में ठीक था, औरंगजेब के काल तक आते आते इसमें समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये मनसबदारी व्यवस्था थी, और साथ में जागीरदार लिखा है। इस हेडिंग को अगर आप समझ गए हैं तो हम अभी इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसके बाद में जब्त और जमींदार सिस्टम समझेंगे, और फिर अकबर की छोटी सी नीतियां आएगी, और ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बात शुरू करता हूं कि हमें इसमें क्या क्या देखना है मनसबदार और जागीरदार शब्द में। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे अच्छे से समझोगे तो आपको बात पूरी
बढ़िया से समझ में आ जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं। ठीक है, पहली बात। उससे भी पहले अगर एक अपन पंक्ति और लिखें तो इसमें एक और बिंदु समझा जा सकता है। जैसे जैसे देखो, शुरुआत में क्या था कि मुगलों के अंदर जो प्रशासन था, राज्य छोटा था तो परिवार के लोग भी आराम से राज्य चला लेते थे। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता गया वैसे वैसे उसमें अन्य सामाजिक समुदाय के लोगों को भी प्रशासन ने नियुक्ति देनी शुरू कर दी। शुरुआत में केवल तुर्की लोग ही रहते थे इसमें, जैसे तुर्रानी कहते थे। बाद में अन्य सामाजिक समूह जैसे ईरानी थे, अफगानी थे, भारतीय मुसलमान थे, राजपूत थे, मराठा थे, ये भी उसमें शामिल हो गए थे। तो प्रशासन का दायरा बड़ा अधिक हो गया था और जो व्यक्ति मुगल सेवा में शामिल हो चुका था उन सभी को हम मनसबदार कहते हैं। और ये शब्द जो है वो आपके अरबी भाषा का है। अब्बासाइद ने इसका सुझाव दिया था, तुर्क मंगोलों ने लागू किया और भारत में इसको लागू करने का काम अकबर ने किया। अकबर ने इसको अपने शासनकाल के 11वें वर्ष, 18वें वर्ष और 40वें वर्ष व्यवस्थित तरीके से लागू किया। 11वें वर्ष का मतलब था 1566, जब पहली बार मनसबदारी व्यवस्था देखी गई। फिर 18वें वर्ष 1574-75, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था के आदेश जारी किए गए। 40वें वर्ष अर्थात 1596 में 96 में मनसबदारी व्यवस्था द्विपद आधारित कर दी, जिसमें जात और सवार व्यवस्था शामिल की गई थी। अकबर ने इसको व्यवस्थित तरीके से लागू किया था। तो ये बातें अभी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य में का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे अन्य सामाजिक समूहों के सदस्यों को भी मुगल प्रशासन में नियुक्ति दी गई। ठीक है, जहां पूर्व में अधिकतर नियुक्तियां तुर्क, जैसे हम तुर्रानी बोलते हैं, तुर्कों की होती थी, वहीं कालांतर में ईरानी, अफगानी, मराठा, राजपूत व भारतीय मुसलमान ईरानी, अफगानी, मराठा, राजपूत व भारतीय मुसलमान प्रशासन में शामिल किए गए। ठीक है, शामिल
किए गए। अब जो भी व्यक्ति, जो भी प्रशासक मुगल प्रशासन को ज्वाइन करता था उसे मनसबदार कहा गया। ठीक है, अकबर के काल में। इसको अपन आगे और लिखते हैं। ठीक है, कि जिसने भी मुगल सेवा में नियुक्ति ली मनसबदार कहलाया। जो कोई मुगल सेवा में आपके भर्ती हुआ उसको क्या कहा गया? मनसबदार कहा गया। अब देखिए, आप इसको लिखिए, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि ये जो मनसब व्यवस्था थी, मनसब अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द को, इस अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पद अथवा श्रेणी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। मनसब फर्स्ट ग्रेड के और प्रोफेसर के बैच में मैंने मनसबदारी व्यवस्था की अलग क्लास ली है। पूरी 2 क्लासेस है, उसमें 1.5 घंटे की, लगभग 2.5 से 3 घंटे में पढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब हम चूँकि 7वीं कक्षा पढ़ रहे हैं तो 7वीं कक्षा में इतनी डिटेल है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बातें बताई गई है। हालांकि मैंने मेरी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड किया है, मगर फिर इससे अधिक अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास ले लूँ तो फिर एनसीईआरटी की मौलिकता बचेगी नहीं, फिर एनसीईआरटी नहीं रहेगी। इसलिए मैं मेरी थोड़ी सी लिमिट्स को ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि 7वीं की कक्षा का कंटेंट 12वीं तक ले जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा फिर ले जाना ठीक नहीं होता, तो फिर उस हिसाब से चल रहा हूँ। इसलिए आप ये मत समझना कि ये मनसबदार में इतना ही है, बहुत है, मगर 12वीं तक आते आते हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पद अथवा श्रेणी से है। पद अथवा श्रेणी से है। सर्वप्रथम इसका सुझाव खलीफा अब्बासाइद ने दिया था। अब्बासाइद ने दिया था और इसको मूर्त रूप देने का कार्य जो था वो तुर्क और मंगोलों ने मध्य एशिया में दिया था। तत्पश्चात तुर्क मंगोलों ने इसे अपनी सैन्य व्यवस्था में लागू किया। इसे अपनी सैन्य व्यवस्था में लागू किया। ठीक है। भारत में इसको विधिवत रूप से लागू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है अकबर को।
भारत में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लागू करने का श्रेय है वो अकबर को जाता है। ठीक है। अब ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ना, ये बातें ये एनसीईआरटी में नहीं थी, थोड़ा सा मुझे अतिरिक्त बताना पड़ रहा है क्योंकि बिना इसके फिर आपको बिल्कुल बातें तो समझ में नहीं आएगी। श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने 3 चरणों में इसको लागू किया था। तीन चरणों में इसे लागू किया था। 3 चरणों में क्यों? क्योंकि विभिन्न सारे विवरणों के बाद में हमें 3 बिंदु मिलते हैं। क्या क्या मिलते? देखिए, शासनकाल के 11वां वर्ष था। पहली बार हमें मनसबदार के चिन्ह प्रतीत होते हैं। शासनकाल के 11वें वर्ष, शासनकाल का 11वां वर्ष का मतलब हुआ आपके 1566। ठीक है। हाँ, और दूसरा जो विधिवत रूप से मिलता है वो मिलता है शासनकाल के 18वें वर्ष। 18वें वर्ष का मतलब क्या हुआ आपके 1500, उसको 66-67 लिख लो आप। इसके साथ साथ बाद मतलब 1574 कर लो आप, 73-74। और उसके बाद शासनकाल के 40वें वर्ष। चालीसवें वर्ष का मतलब है 1595-96। और शासनकाल का जो 40वां वर्ष था, इस समय अकबर ने जो संशोधन किया था वो था जात व सवार व्यवस्था। ये क्या है अपन आगे समझेंगे, मगर आप अभी यूं समझ लीजिए कि ये 3 तिथियां मिलती हैं कि अकबर ने जो इस व्यवस्था को लागू किया था। और आपसे पूछें कब किया था, तो कोई एक वर्ष नहीं है। ये व्यवस्था धीरे धीरे विभिन्न चरणों में लागू हुई थी। शुरुआती चिन्ह दिखते हैं 1566-67 में, फिर ऑफिशियल ऑर्डर दिखते हैं 18वें वर्ष के। और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए और तीनों वर्ष एक साथ आ जाए तो उत्तर क्या होगा आपका 18वां वर्ष। ठीक है, क्योंकि विधिवत सरकारी आदेश 18वें वर्ष के हमें मिलते हैं। और अगर पूछे कि जात व सवार व्यवस्था, तब आपको 40वां वर्ष करना है। ठीक है, आगे देखिए। तो 3 चरणों में इसको अकबर ने लागू किया था। अब आगे बिंदु आता है कि इस मनसबदारी व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। विशेषताओं को जैसे समझेंगे तो हमारी ये पूरी हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे ले जा रहा हूँ और इसमें लाऊंगा कि मनसबदारी व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। आप इसको लिख लीजिए, अगली स्लाइड पे आते हैं हम। अकबरकालीन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कालांतर में इसमें विभिन्न राजाओं ने चेंज किए। जैसे जहांगीर ने दह-बी-हस्ती का नियम लागू किया। उसके बाद में जब आपके शाहजहां आया तो शाहजहां ने भी मासिक वेतन प्रणाली वगैरह ये सब लागू किए। उसके बाद में जब औरंगजेब आया तो उसने मशरूत व्यवस्था लागू करी। ऐसे कई सारे सिस्टम है वो बाद में धीरे धीरे चेंज होते गए थे। तो अकबरकालीन जो मनसबदार की व्यवस्था थी वो प्रमाणिक व्यवस्था विशेषताएं थी। उसके बाद की जो विशेषताएं हैं वो फिर राजा का नाम दे के पूछा जाता है। ठीक है, अकबर के काल में क्या विशेषताएं थी वो हम पढ़ते हैं, और यही विशेषताएं एनसीईआरटी ने लिखी है। अकबरकालीन मनसबदार प्रणाली की विशेषताएं।
विशेषताएं अगर आपको ठीक से समझ में आ जाती है तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो ठीक तरीके से संपादित हो जाता है, क्योंकि विशेषताएं आने का मतलब है टॉपिक की आपकी जो समझ है टॉपिक के प्रति वो ठीक ठीक हो जाती है। अब देखिए, पहली विशेषता हम क्या लिखेंगे कि इस प्रणाली में प्रशासन का एकीकरण किया गया था। इसके अंतर्गत राजा और काजी को छोड़ के बाकी सारे अधिकारी इस सिस्टम का हिस्सा थे, और ये अधिकारी युद्ध के समय युद्ध लड़ने जाते थे और शांति के काल में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे। तो पहली विशेषता क्या थी? यह प्रशासनिक एकीकरण था, एकीकरण आधारित व्यवस्था थी। राजा और काजी को छोड़कर सारे प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार कहलाए। राजा की जगह बादशाह लिख लेते हैं, बादशाह व काजी। काजी मतलब न्यायाधीश। कई बार इसके शब्द की जगह पे आपके ये शद्र भी लिखा जाता है कई बार। वह काजी को छोड़कर शेष सभी इस प्रणाली का हिस्सा बन गए। हिस्सा बना दिए गए। ठीक है, बस दो को छोड़ दिया था, जिसमें एक आपके बादशाह खुद मनसबदार नहीं होता था और काजी मनसबदार नहीं होता था। बाकी मीर बख्शी भी मनसबदार था, सूबेदार भी मनसबदार था, फौजदार मनसबदार था, दीवान मनसबदार था। जितने भी पद थे सारे के सारे मनसबदार थे। सभी का एक जात सेट किया गया था। उस जात के अनुरूप उनकी तनख्वाह सेट होती थी, उसके अनुरूप उनके पास में सवार होते थे, घुड़सवार होते थे, और उसी के अनुरूप उनकी दरबार में इज्जत होती थी। ठीक है, ये पहली विशेषता थी जो आपको बढ़िया से याद रखनी है। दूसरी विशेषता क्या थी? यह एक प्रकार की श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व तय किए जाते थे। यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन व सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, किए गए थे। पद व वेतन निर्धारण जात संख्या पर निर्भर करता था। पद व वेतन निर्धारण किस पे तय होता था? जात पे। आज भी होता है। आज अगर अपन कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति स्कूल लेक्चरर बन गया तो उसका ग्रेड पे हम कहते हैं 4800, ये उसका कैडर है, जात है। अध्यापक बन गया, वरिष्ठ अध्यापक बन गया तो 4200 का कैडर है। अध्यापक बन गया 3600 का कैडर है। हेडमास्टर बन गया 5400 का कैडर है। प्रिंसिपल बन गया 6600 का कैडर है। एसडीएम बन गया 5400 का कैडर। सभी की जात तय हो रखी है। तो ये जात सभी का कैडर तय है और उसी के बेस पे उसकी वेतन तय होते हैं, उसी की बेस पे उसकी पोस्ट तय होती है।
तो पद व वेतन निर्धारण जो है वो जात पर आधारित था, और जात का मतलब एक प्रकार से कैडर कह सकते हो आप, ठीक है। और जितना जात अधिक होता था उसका पद, उसका वेतन, उसकी प्रतिष्ठा दरबार में उतनी अधिक होती थी, ठीक है। पद व वेतन निर्धारण जात पर आधारित था। जात पर आधारित था। जात जितना अधिक होता था देखो, जितना जात अधिक होगा, कैडर जितना अधिक होगा, उसको क्या क्या फायदे होते थे देखिए। जात जितना अधिक होगा वेतन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। और सैन्य उत्तरदायित्व भी अधिक होते थे, ठीक है। बड़े अभियान उनके पास जितना अधिक होता था, सैन्य उत्तरदायित्व अधिक होते थे, उनको बड़े अभियान दिए जाते थे। और उनको आपके वेतन भी अधिक होता था, प्रतिष्ठा अधिक होती थी, सैन्य उत्तरदायित्व अधिक होते थे। उनके पास में सवार, सवार का मतलब घोड़सवार से, तो ये जो बात है ना, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जात जितना कैडर अधिक होगा उतना ही सब कुछ अधिक मिलता था। अब आपको पता है अकबर के काल में ये पहले नियम बनाया था कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो राज परिवार से बाहर का व्यक्ति है, उन किसी को भी 5,000 से ऊपर का जात नहीं देंगे, सिर्फ घर के लोगों को ही दिया जाएगा। फिर मानसिंह को 7,000 का जात दिया, तो सारे लोग नाराज हो गए कि ये तो नियम की अवहेलना है। तब अकबर ने मानसिंह को अपना पुत्र घोषित किया, फर्जंद जैसे हम कहते हैं। और उसके बाद में जैसे मानसिंह का जब आपकी राज्याभिषेक हुआ तो कहा कि भाई मानसिंह मेरा फर्जंद है, पुत्र है, तो मैं पुत्र को तो दे ही सकता हूँ 7,000 का वंशा। ऐसे करके चीज़ों को बैलेंस किया था। तो जात, उच्च जात हमेशा परिवार के लोगों को ही दी जाती थी, और बाकी जो जैसा व्यक्ति होता था, जितना घनिष्ठ होता था, जितना वो विश्वसनीयता कैसी है, सारी चीजें देखने के बाद में उस हिसाब से उसकी जात तय की जाती थी। अब जात जितनी होती थी उसी अनुरूप उसके पास में सवार होते थे, और जात प्लस सवार बराबर मनसबदार। तो मनसबदारी व्यवस्था के 2 पिलर थे, एक जात पिलर, एक सवार पिलर। जात पिलर डिपेंड करता था सवार पिलर डिपेंड करता था जात के ऊपर। जात जितनी अधिक होती थी उसी हिसाब से उसके पास में घोड़े होते थे, और फिर घोड़े अधिक होते थे तो उनको वेतन देने की जिम्मेदारी मनसबदार की थी। तो मनसबदार को वेतन गवर्नमेंट, सरकार से मिलता था, तो उस हिसाब से उसका वेतन भी सेट किया जाता था, और जितना अधिक होता था उतनी उसकी प्रतिष्ठा दरबार में अधिक होती थी। तो ये चारों चीजें जात पे डिपेंड होती थी। तो ये जो शब्द है ना, दोनों जात और सवार, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, और ये दोनों पिलर थे मनसबदारी व्यवस्था की। तो पद व वेतन जो था वो जात पर आधारित था, और जात जितना अधिक होता था ये फायदे है वो एक्स्ट्रा मिलते थे। आगे देखिए और क्या क्या विशेषताएं, जो है बहुत सारी विशेषताएं, मगर आपको इसमें से विशेष तौर पे क्या क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जात जितना अधिक होता था उतना ये मिलता था। अगर मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अकबर के दरबार में 29 लोग थे जिनका जात 5,000 से अधिक का था, और जब औरंगजेब का काल आया तो उसके दरबार में आपके 79 से अधिक लोग थे। तो ये क्या था, ये सरकार के ऊपर राजस्व का बोझ अधिक बढ़ गया, क्योंकि पहले 29 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही थी। अब जब अकबर का काल आया, औरंगजेब का काल, तो ये बढ़कर 79 हो गए थे।
तो सीधी सी बात है, जो 29 लोगों का खर्चा कम होता था, 79 का खर्चा भी अधिक होता था। ये बात हम यहाँ पे नोट करके डाल सकते हैं, इसी में डाल सकते हैं। अकबर के काल में अकबर के काल में 29 मनसबदार, पांच 5,000 से ऊपर जात के थे, औरंगजेब के काल में ये आंकड़ा कितना हो गया? 79। ये 79 थे। अब सीधी सी बात है, इससे क्या होगा? इससे है वो रेवेन्यू भार जो है वो आपकी बढ़ गया एक टाइप से, क्योंकि जात जितना अधिक होगा उतने उसके पास सवार अधिक होते थे, और जितने सवार अधिक होंगे उतना ही वेतन अधिक होता था। जितना वेतन अधिक जाएगा खर्चे बढ़ जाएंगे, क्लियर सी बात थी। तो पद व वेतन निर्धारण किसके ऊपर तय था? जात के ऊपर तय होता था। अब देखिए आगे तीसरा पॉइंट हम एक और समझते हैं, इसी को वापस लेते हैं। अब सैन्य उत्तरदायित्व जो थे, जिसके पास अधिक सैन्य उत्तरदायित्व थे, तो उनको सैन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उनको सवार भी उस हिसाब से दिए जाते थे। जैसे मान लो किसी को बहुत बड़ा अभियान है, कोई गुजरात का अभियान करना है या फिर कोई काबुल कंधार का अभियान करना है, तो वहाँ आप 5,000 के साथ तो किसी को भेज नहीं सकते। वहाँ आपको किसी को भेजना है तो आपको कोई 7,000 या कोई 10,000 ऐसा मनसब देना पड़ेगा, और वहाँ सैन्य उत्तरदायित्व अधिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर आपको उसको सवार भी उस अनुसार अधिक देने पड़ेंगे, और फिर अभियान किया जाता था। अब सवार अधिक दोगे तो फिर उसको वेतन भी अधिक देना चाहिए, और वेतन अधिक देने के लिए उसको बढ़िया जागीर देनी पड़ेगी। बढ़िया जागीर देंगे तभी मनसबदार अपना वेतन और अपने सवारों का वेतन निकाल पाएगा। कई मनसबदार घोटाला कर लेते थे, बताते अधिक थे, होते कम थे उनके पास में। तो क्या व्यवस्था की? मनसबदार को कहा गया कि जितने भी आपके पास सवार हैं उन सबको दिल्ली लाओगे, निरीक्षण होगा उनका पूरा। निरीक्षण होने के बाद में जितने भी घोड़े हैं आपके पास में, क्योंकि हर सवार के पास में अपना घोड़ा होता था, घोड़ों के ऊपर दाग लगेगा ताकि पूरी काउंटिंग होगी। उसके बाद में जैसे घोड़ों के दाग लग गया, सवारों का निरीक्षण कर लिया, उसके बाद में जितने भी सैनिक है आपके पास में उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे। ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद में हमारे पास में एक आंकड़ा आ जाएगा कि फला मनसबदार के पास में कुल इतने घोड़े हैं, इतने सवार हैं और इतने सैनिक हैं, क्योंकि सैनिक कई ऐसे भी होते थे जो पैदल होते थे, घुड़सवार नहीं होते थे, और इतनी सैनिक उत्तरदायित्व है। फिर उसका वेतन फाइनली रिलीज होता था कि अब उसको इतना वेतन देना है। फिर देखा जाता था कौन सी जागीर इतने वेतन के बराबर की, वो जागीर उसके आवंटित कर दी जाती थी। फिर वो मनसबदार उस जागीर में कभी नहीं जाता था, उसका कर्मचारी वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके मनसबदार को दे देता था। तो सैन्य उत्तरदायित्व के अनुसार सवार रखने की अनुमति थी। ठीक है, ये अगली विशेषता इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सैन्य उत्तरदायित्व अनुरूप घुड़सवार रखे जाते थे। मैं कई बार पढ़ाते वक्त सोचता हूँ, और जब मैं खुद 7वीं कक्षा से होमवर्क कर रहा था अभी, मैं सोच रहा था कि कक्षा 7 का जो बच्चा है उसको समझने में कितनी मुश्किलें आ रही होगी। क्या सच में वो समझ पाता है इन चीज़ों को? ये मैं बता रहा हूँ, 12वीं के बच्चों को भी ठीक से समझ में नहीं आया हुआ है। 12वीं छोड़िए, कॉलेज तक तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा था। कंपटीशन के बच्चे जरूर चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष तक या एमए फाइनल ईयर का स्टूडेंट ये सारी बारीकी से चीज़ें उनको नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है। अब ये समझने के बाद में जब आप कहीं और से मनसबदारी व्यवस्था पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ नया चीज़ें मिलेगी, तो वो आराम से आप उसको आत्मसात कर लोगे कि आपको पता है कि बेसिक्स क्या है इसके। तो ये कितने बढ़िया बेसिक्स समझाए है इन्होंने।
और मैं तो पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, और मैं फिर उसको और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा व्यवस्थित करके, ताकि आपको एनसीईआरटी भी देखनी नहीं पड़े, और कोई आगे बढ़िया किताब देखोगे तब आपका ही फंडामेंटल क्लियर होगा, फिर आपको केवल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसको। सैन्य उत्तरदायित्वों के अनुरूप मनसबदार के पास सवार निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, तो मनसबदार के पास सवार निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार जब अब देखो, मनसबदार जैसे ही आपके यूं कहिए कि अपने जो सैनिक हैं, जो सवार है, घोड़े हैं, उनके ऊपर दाग लगवाना, अपने जो सवार है उनका निरीक्षण करवाना, सैनिकों का पंजीकरण करवाना, ये प्रक्रिया जब पूरी कर लेते थे तब उनका वेतन निर्धारित करके जागीर आवंटन किया जाता था। उससे पहले नहीं होता था जागीर आवंटन। ठीक है, तो मनसबदार जब सवारों का निरीक्षण करवा लेते, घोड़ों के दाग लगवा लेते, वह सैनिकों का पंजीकरण करवा लेते। तब इनका वेतन निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो वेतन निर्धारण के लिए मनसबदार को ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी दिल्ली जाके, राजधानी जाके। नहीं तो क्या, भरोसा नहीं होता था कि कहीं जोर तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में अब वेतन निर्धारित हो जाता था। अब वेतन नकद नहीं दिया जाता था मनसबदारों को, उसकी बजाय वेतन के रूप में उस राशि की कोई जागीर आवंटित की जाती थी। उस राशि का मतलब ये, जैसे मान लो कोई 5,000 का मनसबदारी है, मतलब उसके पास में अधिकतम 5,000 घोड़े रह सकते हैं। तो 5,000 घोड़े, 5,000 सैनिक और पैदल सैनिक, ऐसे करके सबका खर्चा मान लो 70,000 रुपया मंथली आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 70,000 रुपये किस जागीर का रेवेन्यू वार्षिक कलेक्ट हो रहा है अभी? तो मान लिया कि गुजरात की कोई जागीर है जहाँ 70,000 का रेवेन्यू आ रहा है, तो मनसबदार के नाम वो जागीर आवंटित कर दी जाती थी। ऐसे मनसबदार जागीरदार बन गया। फिर क्या होता था, मनसबदार सेवा करता था, उसको मान लो बंगाल भेज दिया, वो बंगाल चला जाता था। गुजरात की जागीर से उसका टैक्स वसूल करके उस मनसबदार के पास आता था। मनसबदार उस टैक्स की राशि से अपना वेतन प्लस वो जितने भी ये सवार, घोड़सवार है, जितने भी है, घोड़ों का चारा वगैरह, ये सब सैनिकों के वेतन, सवारों के वेतन सब देता था। ये व्यवस्था है वो प्रचलित थी। इस लाइन को अपन आगे पूरा करते, आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए,
वेतन निर्धारण के बाद पॉइंट को अपन आगे बढ़ा रहे, इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहे। मनसबदार जब ये करता था तो वेतन निर्धारण किया जाता था। वेतन निर्धारण के बाद वेतन स्वरूप मनसबदार को जागीर आवंटन किया जाता था। तो वेतन नकद ना दे के किस रूप में दिया जाता था? जागीर रूप में दिया जाता था, जमीन आवंटित की जाती थी। ठीक है, ये जागीर आवंटन जनरली खालसा भूमि में किया जाता था, तो जागीर आवंटित होती थी। ठीक है, जागीर आवंटन किया जाता था। यह जागीरें जागीर एकता से भिन्न होती थी, ठीक है। इक्तादार क्या होता था? इक्तादार एक प्रकार से प्रांतपति होता था, और ये हमने सल्तनत काल में पढ़ा भी है। आप पीछे की क्लासेस चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। एकता से भिन्न कैसे होती थी समझना। देखो, एकता जो थी उसका प्रशासन चलाने का कार्य, और एकतादार वहीं राज्य में रहता था, उसी एकता में रहता था, सब एकतादार करता था। इन दोनों में समानता ये थी कि दोनों की दोनों आपके शुरुआत में आपके आप कह सकते हो कि जन्मजात नहीं थी। बस एकता में और मनसबदार की जागीर आवंटन में ये सिमिलरिटी थी। और जो जागीरदारी व्यवस्था थी मध्यकाल में, उसमें दिक्कत ये थी कि वो आपके दे दी जाती थी, एक प्रकार से उत्तराधिकारी को दे दी जाती थी, मतलब उस पे उसके जन्मजात अधिकार होते थे। तो वो जागीरदार आगे जाके जमींदार बन जाते थे। जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था में जो जागीर दी जाती थी, उसमें मनसबदार की हालत ये थी कि वो जागीर में आता भी नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार था। तो लिखते हैं, देखो, एकता प्रणाली की भांति के विपरीत की भांति मनसबदार को जागीर के प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। केवल राजस्व वसूली के अधिकार थे। बल्कि लिखना पड़ेगा, सॉरी। अधिकार था जो कि मनसबदार के कर्मचारी करते थे। मनसबदार स्वयं देश के अन्य भागों में सेवा दे रहा होता था, जो कि मनसबदार के
कर्मचारी करते थे। मनसबदार स्वयं साम्राज्य के अन्य भागों में सेवा दे रहा होता था। सेवा दे रहा होता था, जबकि इक्तादार तो राज्य के अंदर ही रहते थे। तो जागीर के प्रशासनिक अधिकार जैसा कुछ नहीं था, केवल और केवल रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार था। इसके अलावा इनके पास में कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अब इसमें एक बात जो है वो ये भी रहेगी कि जो मनसबदार होते थे उनको जागीर से, आप पढ़ते हो ना, राय सिंह को नूरपुर की जागीर दी, बीकानेर के राय सिंह को, मान सिंह को वहाँ की जागीर दी, पढ़ते हो ना आप, कई बार राजपूतों के और मुगलों के संबंध में पढ़ते हो आप। ये जागीरें सिर्फ इसलिए दी जाती थी कि वो मनसबदार थे। आप ये भी पढ़ते हो कि उसको 5,000 का मनसब दिया, उसको 7,000 का दिया, किसी को रिवार्ड मिलता था, कोई अगर सहायता करता था मुगल शासक की, या कोई बहुत बड़ा अभियान एक प्रकार से सफलतापूर्वक कर लेता था, तो उसको रिवार्ड स्वरूप उसकी जात बढ़ा दी जाती थी। मनसबदार के अंदर जात बढ़ाते थे तो उसका सवार बढ़ जाता था, फिर जात बढ़ाते थे तो घोड़े एक्स्ट्रा होते थे उनके पास में, तो उनको अतिरिक्त जागीरें और आवंटित की जाती थी। तो इस तरह से चीज़ें चलती थी। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, राजपूत मुगल संबंध पढ़ोगे ना, तब आपको देखोगे कि वहाँ पे किस तरह से जात बढ़ाई जाती थी, घटाई भी जाती थी कई बार। तो ये सिर्फ और सिर्फ मनसबदार के वेतन निर्धारण के बाद वेतन स्वरूप मनसबदार को क्या दी जाती थी, जागीर दी जाती थी। नकद इतना नहीं होता था, और जागीरें मनसबदार तक तब तक की रहती थी जब तक वो मनसबदार रहता था। अगर इसका प्रमोशन हो गया मनसबदार का, और उसके जात संख्या 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दी या 7,000 कर दी, तो एक अतिरिक्त जागीर और देते थे उसको, क्योंकि उसके पास सवार वगैरह सारे बढ़ जाते थे। अब देखिए आगे, तो मनसबदार को ये दिया जाता। अच्छा, अब एक और बात, अब मनसबदार को जितनी जागीर दी जाती थी, अकबर के काल में तो बिल्कुल अनुकूल जागीर होती थी, वेतन के अनुकूल थी, कि जितना मनसबदार का वेतन होता था उस हिसाब से जागीर दे दी जाती थी, तो दिक्कत थी नहीं। लेकिन औरंगजेब के काल में अव्यवस्थाएं आई। क्या अव्यवस्थाएं आई? औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे मैंने बताया ना, 5,000 से ऊपर 79 मनसब हो गए, जो पहले 29 थे, 50 मनसबदार बढ़ गए। तो मनसबदारों की संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि विद्रोह अधिक हुए थे, दक्षिण के अभियान वगैरह। अब मनसबदारों की संख्या बढ़ गई तो जागीरों का आवंटन अधिक करना पड़ा, तो कईयों को अच्छी जागीरें नहीं आई, और ऊपर से क्या हुआ कि जागीरों के आवंटन अधिक किए तो खालसा भूमि कम पड़ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम पड़ गया। उधर से जागीरें बड़ी, मनसबदार का जात अधिक होता था, सामने जागीर में इतनी रेवेन्यू वाली जागीर उनको मिली नहीं, वो कहाँ से दे? अपने मनसबदार अपने कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगा? तब मनसबदारों ने क्या किया, किसानों से अधिक वसूले, किसानों की बदहाली हुई, किसान विद्रोह हुए, जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ, जागीरदारों ने भी विद्रोह किए, और ऐसे करते करते ये व्यवस्था आगे जाके मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इसलिए कहते हैं कोई भी व्यवस्था कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है उसको अपन लागू कैसे करते हैं। अगर ठीक से व्यवस्था लागू नहीं की जाए तो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था भी पतन का कारण बन सकती है, और अगर उसको बहुत बढ़िया लागू किया जाए तो थोड़ी खराब व्यवस्था है तब भी चल जाती है। तो अंतिम बात इसकी हम लिखते हैं, अकबर के काल तक जागीर आवंटन वेतन के अनुकूल होता था।
वेतन के अनुकूल था। मगर औरंगजेब के काल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। देखिए कैसे हुआ। मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि औरंगजेब के काल में एक तो दक्षिण का अभियान किया, गोलकुंडा वगैरह वहां पे। दूसरा, औरंगजेब के काल में विद्रोह भी बहुत हुए। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण हो गए, औरंगजेब की आर्थिक नीतियों के कारण हो गए। विद्रोह को दमन करने के लिए अधिक संख्या में सैन्य अधिकारी लेने पड़े, मनसब अधिक नियुक्त करने पड़े, अधिक मनसब देने पड़े। तब इन्होंने मशरूत व्यवस्था भी लागू की कि बिना जात बढ़ाए सवार बढ़ा दो आप, उसे मशरूत व्यवस्था कहते हैं। अब जात तो बढ़ी नहीं, कैडर बढ़ाया नहीं, वेतन बढ़ाया नहीं, घोड़े बढ़ा दिए, तो मनसबदार कहाँ से हैंडल करेगा? तो फिर वो विद्रोह हो गए, सारे व्यवस्थाएं फेल हो गई, संख्या बढ़ी। जागीर संकट बढ़ा। खालसा भूमि कम हो गई, क्योंकि खालसा भूमि से जागीर आवंटन होता था। खालसा भूमि कम हुई, जिससे क्या हो गया? राजस्व संकट बढ़ गया, क्योंकि खालसा भूमि का राजस्व ही आपके दरबार के मेन रेवेन्यू का सोर्स था। ये राजस्व संकट बढ़ा। मनसबदारों की वेतन आपूर्ति जागीरों से नहीं हुई। आपूर्ति जब जागीरों से नहीं हुई तब किसानों पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया। तो ये सारी जो बातें थी, ये कहीं न कहीं आर्थिक बदहाली का कारण बनी। ठीक है, तो ये सारी मनसबदारी प्रणाली की विशेषताएं थी। काफ़ी डिटेल से हमने उसको पढ़ लिया है, मनसबदार और जागीरदार को। तो पहले हमने एक एक बिंदु को कवर किया। ठीक है, तो ये मनसबदार और जागीरदार व्यवस्था थी। अब बात आती है जब्त और जमींदार व्यवस्था। मुझे लगता है क्लास का अब रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चे थोड़ा अरुचि दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अब मुझे लगता है एक और क्लास लग जाएगी इसमें, जिसमें ये 2 बिंदु पूरा कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।